चलिए दोस्तों, तो आज हम लोग NTPC 4/1/2021 को जो जीके का क्वेश्चन पूछा गया है शिफ्ट 1 में, उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हम लोग जितने भी शिफ्ट है उसका डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोग अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले जा कर के आप लोग उस वीडियो को देखिए, क्योंकि बार बार जो क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, अगर आप सभी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे तो अगला शिफ्ट में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। दोस्तों, अगर हम यहाँ वीडियो अगर आप लोग यहाँ देख रहे हैं तो पहले इस क्वेश्चन को अपने से बनाने का प्रयास कीजिए, उसके बाद जो है आप अपना आंसर इस पर दे सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज पहला क्वेश्चन सामान्य विज्ञान का है। पहला क्वेश्चन में कह रहा है, मानव शरीर में कौन सा अंग पित्त रस का उत्पादन करता है। मानव शरीर में कौन सा अंग जो है पित्त रस का उत्पादन करता है? तो ऑप्शन नंबर सी है, यकृत यानी कि लीवर, यह पित्त रस का क्या करता है? उत्पादन करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। और मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी अगर पूछी जाए तो क्या हो जाएगा? यकृत हो जाएगा, यही लीवर हो जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होता है? लीवर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में डेटा को किस रूप में संग्रहित किया जाता है? कंप्यूटर के डेटा को जो है किस रूप में संग्रहित किया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी में है बाइनरी। इसमें जो है कंप्यूटर के डाटा को संग्रहित किया जाएगा। बाइनरी अक्षर अगर आपसे पूछा जाए तो एक तो 0 होता है और एक यहाँ 1 हो जाएगा। 0 को जो है डिनोट करते हैं ऑफ और 1 का मतलब होता है ऑन। तो ये दोनों आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है, फूल में गर्भ केसर है। फूल में गर्भ केसर है किसको बता रहा है? तो ऑप्शन ए में है उभयलिंगी है, बी में नर प्रजनन अंग है, सी में एक लिंगी है और डी में मादा प्रजनन अंग है। तो फूल का जो गर्भ केसर भाग होता है वह मादा प्रजनन अंग को बताता है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, मादा प्रजनन अंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कंप्यूटर से ही है। बार बार कंप्यूटर का क्वेश्चन आ रहा है तो कंप्यूटर पर थोड़ा विशेष ध्यान देना है आप लोगों को। चौथा क्वेश्चन है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा का आविष्कार किया गया था किसके द्वारा? तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा जो होता है इसके बारे में पूछा गया है कि जावा का विकास किसने किया था? तो एक ऑप्शन में है ए में जेम्स गोसलिंग। तो यही आंसर होगा इसका। जेम्स गोसलिंग जो थे वो जावा लैंग्वेज के क्या थे? आविष्कारक थे। तो आप लोग को याद रखना है, जेम्स गोसलिंग जावा के आविष्कारक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन में है, हेपेटाइटिस ए किसके कारण होता है? हेपेटाइटिस ए किसके कारण होता है? पहला ऑप्शन है विषाणु, दूसरा ऑप्शन है जीवाणु, तीसरा है मच्छर के काटने से और डी ऑप्शन में है प्रोटोजोआ। तो हेपेटाइटिस ए जो है यह विषाणु के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन, भारत में पहला नाभिकीय विद्युत संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? अगर आप कल वाला वीडियो देखे होंगे तो कल भी ये क्वेश्चन रिपीट किया था कि भारत में पहला नाभिकीय विद्युत संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था। कल क्वेश्चन पूछा गया था कि नया जो है विद्युत संयंत्र कौन सा है। आज पूछा गया पहला नाभिकीय विद्युत संयंत्र कौन सा है। तो जब हम डिस्कस कर रहे थे इस क्वेश्चन को तो हम वहाँ ये बात बताए हुए थे कि पहला तो है तारापुर। पहला कौन सा है? तारापुर, जो कि महाराष्ट्र में है। तो ध्यान रखिएगा, आगे भी ये क्वेश्चन रिपीट कर सकता है। तो इसका तो आंसर हो जाएगा, भारत में पहला नाभिकीय विद्युत संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो तारापुर में स्थापित किया गया था, जो कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। लेकिन अगर आप सी ऑप्शन देखिएगा तो यहाँ लिखा हुआ है कैगा। तो कैगा की अगर बात किया जाए तो कैगा कहाँ पर है? कर्नाटक में स्थित है। अगर डी ऑप्शन देखिएगा तो यहाँ लिखा हुआ है कलपक्कम। तो कलपक्कम कहाँ पर है? तमिलनाडु में स्थित है। तो ये आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन में है, धातुओं के पतली तार के रूप में ढालने की विशेषता क्या कहलाती है? तो धातु का जो है वैसे तो बहुत विशेषता होता है, आघात वर्धनीयता भी होता है, तन्यता भी होता है, अभिक्रियाशीलता भी होता है। लेकिन कह रहा है पतली तार के रूप में ढालने की विशेषता क्या कहलाती है? तो पतली तार के रूप में ढालने की विशेषता जो कहलाती है इसका, वो तन्यता कहलाती है। क्या कहलाती है? तन्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन में है, इनसैट 1B को कब शुरू किया गया था? तो इनसैट 1B को कब शुरू किया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए,
1983 ईस्वी में इनसैट 1B को शुरू किया गया था। यानी कि देख रहे हैं आप लोग, साइंस एंड टेक से भी ज़्यादा क्वेश्चन उठाया जा रहा है, तो आप लोग साइंस एंड टेक और कंप्यूटर को भी अच्छा से पढ़ना है। ये जो भी है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 4/1/2020 को पूछा गया क्वेश्चन है NTPC CBT 1 में। अगर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, चाहे NTPC CBT 2 की तैयारी कर रहे हो, तो आपको ये क्वेश्चन और विशेष रूप से देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में है, भौतिकी की कौन सी शाखा स्थिर तरल पदार्थ के गुणधर्मों से संबंधित है। अगर थोड़ा आप यहाँ शब्द पर ध्यान देंगे तो यहाँ लिखा हुआ है तरल पदार्थ के गुणधर्म। भौतिकी की कौन सी शाखा तरल पदार्थ के गुणधर्म से संबंधित है। तो जब भी तरल पदार्थ का बात हो, यानी कि द्रव का बात हो रहा है, तो अगर डी ऑप्शन आप देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है हाइड्रोस्टैटिक्स, और जिस भी शब्द के शुरू में हाइड्रो लग गया वो पानी से संबंधित होता है, ये आप लोगों को पता होगा। तो इस आधार पर भी आप जो है इस क्वेश्चन को टिक आउट कर सकते थे। तरल पदार्थ के गुणधर्मों से संबंधित क्या है, हाइड्रोस्टैटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन में आपको पीएच मान से क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहा है मानव शरीर की पीएच रेंज कितनी होती है। मानव शरीर की पीएच रेंज कितनी होती है, तो ऑप्शन नंबर डी में है 7.35 से 7.45, जो मानव शरीर का क्या होता है, पीएच रेंज होता है। अगर आपको पूछा जाए पीएच मान की खोज किसके द्वारा किया गया, तो आपको याद रखना है सोरेनसन के द्वारा। वैज्ञानिक थे जिसका नाम था सोरेनसन, तो पीएच स्केल उन्हीं के द्वारा दिया गया था, सोरेनसन के द्वारा। अब आप देख रहे होंगे सामान्य अध्ययन का क्वेश्चन आ गया है, यहाँ से सामान्य अध्ययन का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है। तो सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है, ए में है नर्मदा नदी, यानी कि ये सरदार सरोवर बांध जो है नर्मदा नदी पर बना हुआ है। और नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन है URL का पूर्ण रूप क्या है। URL का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि इस शिफ्ट में जो है कुछ कंप्यूटर से क्वेश्चन ज़्यादा ही पूछा गया, URL का पूर्ण रूप पूछा गया। तो ऑप्शन ए में है यूनिवर्सल रिमोट लैंड, बी में है यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, सी में है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, और डी में है यूनिफॉर्म रिमोट लोकेटर। तो सब क्वेश्चन बहुत ही क्लोज है, इसलिए इसमें आपको पूरा याद रखना होगा। 12 का सी हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी कि URL का जो फुल फॉर्म होगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन में है भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था। इस भी बताना है आपको कि संविधान में जो पहला संशोधन हुआ था वो कब किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है 1951 ईस्वी में भारतीय संविधान में पहला संशोधन किया गया था, और इसी के तहत पहला संविधान संशोधन के ही तहत 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। तो भारतीय संविधान में पहला संविधान संशोधन कब किया गया था, याद रखना है 1951 ईस्वी में, और इसी के तहत भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को क्या किया गया था, जोड़ा गया था। तो ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नवकलेवर उत्सव किस राज्य से संबंधित है। तो ये नवकलेवर उत्सव जो है उड़ीसा राज्य से संबंधित है। किस राज्य से संबंधित है, उड़ीसा राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 में कह रहा है गोदावरी नदी का उद्गम किस स्थान से होता है। तो गोदावरी नदी का जो उद्गम होता है वह ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो वो भी गोदावरी ही है। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है। तो गांधी सागर बांध के बारे में आपसे पूछा गया किस राज्य में है, तो ए में है मध्य प्रदेश, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर, मध्य प्रदेश में स्थित है। पूछेगा गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है, तो चंबल नदी पर स्थित है। याद रखना है आपको, गांधी सागर बांध किस राज्य में है, तो आपका आंसर होना चाहिए मध्य प्रदेश। किस नदी पर है, तो चंबल नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन में है सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था। तो सांची के स्तूप का निर्माण अशोक के द्वारा
करवाया गया था। सांची के स्तूप का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? अशोक के द्वारा करवाया गया था। अब पूछेगा कहीं सांची का स्तूप कहाँ स्थित है, तो सांची का स्तूप जो है एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। बनाया किसने था? अशोक ने बनाया था। तो इसका तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। बी नंबर ऑप्शन में आप देखिएगा चाणक्य लिखा हुआ है, तो चाणक्य चाहे विष्णुगुप्त या कौटिल्य इसी का नाम है। चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य इसी का नाम है। चाणक्य के द्वारा एक बुक लिखा गया था, उस बुक का नाम था अर्थशास्त्र। उस बुक का क्या नाम था? अर्थशास्त्र। याद रखिएगा, चाणक्य के द्वारा जो बुक लिखा गया था उसका क्या नाम था? अर्थशास्त्र। ये तो हो गया चाणक्य के बुक का नाम। लेकिन ये अर्थशास्त्र बुक जो था इसके बारे में पूछा जाएगा इसमें किसका उल्लेख किया गया है, तो नाम तो भले इसका अर्थशास्त्र है लेकिन इसमें किसके बारे में वर्णन किया गया है, तो इस बुक में राजनीति के बारे में बताया गया है। तो ध्यान रखना है, अर्थशास्त्र जो पुस्तक है वो चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य के द्वारा लिखा गया था। लेकिन यह क्वेश्चन था सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया, तो सांची के स्तूप का निर्माण अशोक के द्वारा करवाया गया। सांची का स्तूप कहाँ स्थित है, तो मध्य प्रदेश में स्थित है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है पोखरण परमाणु परीक्षण दूसरा का कोड नाम क्या था। तो 2 परमाणु परीक्षण हुए थे, इसमें पहला का नहीं पूछ करके आपको दूसरा का कोड नाम पूछा जा रहा है। तो पहले तो यहाँ क्वेश्चन में पोखरण का जिक्र हुआ है, तो कभी कभी ये पूछ देता है जो पोखरण स्थान कहाँ स्थित है। तो पोखरण जो है, पोखरण स्थान कहाँ स्थित है, तो पोखरण राजस्थान में स्थित है। तो पोखरण कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। ये पॉइंट तो क्लियर हो गया। लेकिन यहाँ पर ये आपसे पूछ रहा है पोखरण परमाणु परीक्षण दूसरा का कोड नाम क्या था। तो देखिए दूसरा का कोड नाम था ऑपरेशन शक्ति। पोखरण परमाणु परीक्षण दूसरा का कोड नाम क्या था? ऑपरेशन शक्ति नाम था। तो इसका तो ऑप्शन हो जाएगा सी, पोखरण परमाणु परीक्षण दूसरा का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, ऑपरेशन शक्ति। ये तो हुआ दूसरा का। लेकिन कहीं आपसे पहला का पूछ दे तो ध्यान रखिएगा, पहला का जो है स्माइलिंग बुद्धा था। पहला का क्या था? स्माइलिंग बुद्धा। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। पोखरण परमाणु परीक्षण 2 का पूछा गया है, तो ये देखिए पहला का क्या है? स्माइलिंग बुद्धा। और ये परीक्षण किया गया था 1974 ईस्वी में। ध्यान रखना है, पहला का कोड था स्माइलिंग बुद्धा और यह जो है 1974 ईस्वी में जो है परीक्षण किया गया था। दूसरा का कोड है ऑपरेशन शक्ति और ये 1998 ईस्वी में इसका परीक्षण किया गया था। तो पहला को जो है परीक्षण कब किया गया था? 1974 ईस्वी में। इसका कोड क्या था? स्माइलिंग बुद्धा। दूसरा का कोड क्या था? ऑपरेशन शक्ति। कब किया गया था? 1998 ईस्वी में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हिस्ट्री से है। कह रहा है अकबर कब सम्राट बना था? अकबर राजा कब बना था? तो अकबर जो है 1556 ईस्वी में राजा बना था। अकबर कब सम्राट बना था? तो 1556 ईस्वी में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। राजा रवि वर्मा एक प्रसिद्ध क्या थे? तो राजा रवि वर्मा एक प्रसिद्ध क्या थे? चित्रकार थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 20 नंबर क्वेश्चन का। राजा रवि वर्मा एक प्रसिद्ध चित्रकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर। 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने आखिरकार कब दबा दिया? 1857 का जो क्रांति हुआ था, सैनिक विद्रोह भी कहा जाता है, इसको अंग्रेजों ने कब दबा दिया? तो 1859 ईस्वी में जो है इसको दबा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 22 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है आरटीआई अधिनियम कब प्रभावी हुआ? आरटीआई का पहले फुल फॉर्म जान लीजिए। आरटीआई का फुल फॉर्म होता है राइट टू इन्फॉर्मेशन। क्या होता है? नोट करिएगा, राइट टू इन्फॉर्मेशन, जिसको आप लोग सूचना का अधिकार बोलते हैं। राइट टू इन्फॉर्मेशन। आरटीआई अधिनियम कब प्रभावी हुआ? तो आरटीआई यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। अब आप लोगों को याद होगा कि राइट टू इन्फॉर्मेशन तो 2005 में हुआ था, लेकिन अगर यहाँ ऑप्शन आप देखिएगा तो सभी ऑप्शन जो है सितंबर 2005, दिसंबर 2005, अक्टूबर 2005। एक ऑप्शन डी तो आप छाट सकते हैं कि नवंबर 2006, ये नहीं होगा। लेकिन यहाँ सब दिया हुआ है 2005, केवल मंथ जो है इसमें चेंज है। तो इसलिए अगर आप अब जब भी कोई डेट याद करे तो उसके साथ उसका मंथ याद करना थोड़ा ज़रूरी हो जाता है। तो 22 में आरटीआई अधिनियम कब प्रभावी हुआ? तो ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखिएगा, अक्टूबर 2005 में।
आरटीई अधिनियम कब प्रभावित हुआ? तो अक्टूबर 2005 में ये प्रभावी हुआ। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस उद्योग में कच्चे माल के रूप में चूने पत्थर का उपयोग किया जाता है? यानी कि कच्चा माल के रूप में चूना पत्थर का उपयोग किया जाता है किस उद्योग में? तो ए में तो है सीमेंट, बी में है बर्तन, सी में ऑटोमोबाइल और डी में प्लास्टिक। तो चूना पत्थर अगर यूज होगा तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीमेंट में जो है इस उद्योग में चूना पत्थर का उपयोग किया जाता है। अगर इसके बारे में अगर थोड़ा और जानकारी ले ले तो जिप्सम एक होता है, जिप्सम का आपसे फार्मूला पूछ सकता है, तो जिप्सम का फार्मूला क्या होता है। उसके बाद आपको पीओपी यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला पूछ लेगा। तो जान लेते हैं क्या होता है इसका फार्मूला। जिप्सम का फार्मूला होता है CaSO4 इंटू 2H2O। नोट करिएगा CaSO4 इंटू 2H2O। ये किसका फार्मूला होता है? जिप्सम का होता है। पीओपी यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो घर में भी किया जाता है पीओपी, और चिकित्सा में भी इसका यूज किया जाता है। तो पीओपी का फार्मूला होता है CaSO4 इंटू वहाँ 2H2O था तो यहाँ हाफ H2O करना है। क्या करना है? यहाँ हाफ H2O करना है। तो यहाँ से जो है आपको दो फार्मूला याद होना चाहिए। जिप्सम CaSO4 इंटू 2H2O, पीओपी यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 इंटू हाफ H2O। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम आयु का नोबेल विजेता है? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम आयु का नोबेल विजेता है? तो ए ऑप्शन में है मलाला यूसुफजाई। मलाला यूसुफजाई जो है सबसे कम आयु में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली जो है महिला है। तो अभी जो है मलाला यूसुफजाई जो है कहाँ की है? पाकिस्तान की। ध्यान रखना है 2014 ईस्वी में मलाला यूसुफजाई और भारत के कैलाश सत्यार्थी, ध्यान रखना है 2014 ईस्वी में। कब? 2014 ईस्वी में मलाला यूसुफजाई जो कहाँ की है? पाकिस्तान की है, और कैलाश सत्यार्थी जो कहाँ के हैं? भारत के हैं। 2014 ईस्वी में इन दोनों को संयुक्त रूप से शांति के क्षेत्र में 2014 ईस्वी में कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजाई दोनों को शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो ये आपको याद रखना है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन था आपका निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम आयु का नोबेल विजेता है? तो आंसर हो जाएगा मलाला यूसुफजाई। कैलाश सत्यार्थी के संबंध में आपको एक बात और याद रखना है कि बचपन बचाओ आंदोलन, कौन सा आंदोलन? बचपन बचाओ आंदोलन से कौन संबंधित है? तो कैलाश सत्यार्थी संबंधित है बचपन बचाओ आंदोलन से। तो कई बार ये क्वेश्चन भी बन जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 में, कहा जाता है कि 1906 में भारत का प्रथम राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। कहा जाता है कि 1906 में भारत का राष्ट्रीय ध्वज कहाँ में फहराया गया था? तो ऑप्शन सी है कलकत्ता में। 1906 में भारत का राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया गया? तो कोलकाता में फहराया गया। अभी जिस तिरंगा को हम लोग फहराते हैं शान से, उस तिरंगा को भारतीय संविधान ने कब अपनाया? तो याद रखना है 22 जुलाई 1947 ईस्वी को भारतीय तिरंगा को भारतीय संविधान के द्वारा अपनाया गया। कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन, भारत का पहला उच्च न्यायालय हाई कोर्ट कहाँ स्थापित किया गया था? भारत का पहला उच्च न्यायालय कहाँ स्थापित किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए में है कलकत्ता। भारत का पहला उच्च न्यायालय कलकत्ता में स्थापित किया गया था। 1861 ईस्वी में 3 उच्च न्यायालय का गठन किया गया था, मुंबई, मद्रास और कोलकाता। तो पहला उच्च न्यायालय कहाँ पर था? कोलकाता में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन कब किया गया? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन कब किया गया? तो ऑप्शन नंबर डी में है 1924 ईस्वी में। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन 1924 ईस्वी में किया गया। तो 27 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन है। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 28 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्यान, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्यान किस पर था? ऑप्शन ए में है सेवा क्षेत्र, बी में है कृषि क्षेत्र, सी में है औद्योगिक क्षेत्र, डी में है कृषि और औद्योगिक क्षेत्र दोनों। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो कि कब से कब तक चला था? 1951 से 1956 ईस्वी तक चला था। कह रहा इस किस पर आश्रित था? तो ये जो है कृषि पर आश्रित था। किस पर बल दिया गया था? इसमें कृषि पर बल दिया गया था। पहला पंचवर्षीय योजना में कृषि पर बल दिया गया था।
ये हेराल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित थे। पूछेगा पहला पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थे, तो हेराल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित थे। कब से कब तक चला, 1951 से 1956 ईस्वी तक चला। इसमें किस पर बल दिया गया, कृषि क्षेत्र पर बल दिया गया। ये तो था पहला पंचवर्षीय योजना का बात। सी ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा औद्योगिक क्षेत्र दिया हुआ है, तो ये औद्योगिक क्षेत्र जो है इसमें दूसरा पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक क्षेत्र पर बल दिया गया। पहला पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र पर बल दिया गया, दूसरा पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक क्षेत्र पर बल दिया गया। और यह किस मॉडल पर आधारित थे, तो महालनोबिस मॉडल पर आधारित थे। नोट करिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महालनोबिस कौन मॉडल पर आधारित थे, ये महालनोबिस मॉडल पर आधारित थे। ए ऑप्शन में दिख रहा होगा सेवा क्षेत्र है, तो सेवा क्षेत्र जो है इसमें किस पर बल दिया गया, सेवा क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र भी कहा जाता है। सेवा क्षेत्र को कौन सा क्षेत्र कहा जाता है, तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है, तो ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन का तो आंसर हो जाएगा प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्यान किस पर था, तो कृषि क्षेत्र पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन है प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास तमस किसने लिखा है, तो प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास तमस के जो लेखक थे वो भीष्म साहनी थे। कौन थे, भीष्म साहनी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन है। देखिएगा, जितना भी क्वेश्चन आप लोग को अलग से भी बताया जा रहा है वो आप लोग को नोट करना है, क्योंकि आगे हम बार बार कह रहे हैं क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। 30 नंबर क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य होते हैं। अस्थायी नहीं पूछा है आपसे, अस्थायी पूछा है, तो ध्यान रखना है। अगर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बात किया जाए तो इसे दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। सुरक्षा परिषद को क्या कहा जाता है, दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है, क्योंकि ये पूरे विश्व का सुरक्षा करता है। अगर आगे इस पर और बात किया जाए तो आपको पूछा है अस्थायी सदस्य कितने हैं, तो अस्थायी सदस्य तो होता है कितना, 10 होता है। अस्थायी सदस्य कितना संयुक्त राष्ट्र परिषद में, 10 होता है, जो कि अस्थायी होते हैं, जो कि दो वर्ष के बाद बदलते रहते हैं। भारत भी अभी प्रेजेंट में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य है, जो अभी वर्तमान में भी है, लेकिन ये तो अस्थायी था। अगर आपसे पूछा जाए अस्थायी सदस्य की संख्या कितना होता है, तो अस्थायी सदस्य की संख्या 5 है। वो 5 को नाम भी आपको याद रखना है, तो लिखिएगा फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, रूस एवं चीन। ये सब क्या है, ये सब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य है। ये सब क्या है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य है। फिर एक बार रिपीट करते हैं, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य है, तो अस्थायी सदस्य 10, अस्थायी सदस्य कितना 5 होता है, जिसमें कौन है, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, रूस एवं चीन है। और इसी सब पांचों के पास वीटो पावर का भी अधिकार होता है। लेकिन अगर पूछेगा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल कितने मेंबर होते हैं, तो कुल तो हो जाएगा 10, क्योंकि कुल तो हो जाएगा 15, क्योंकि 10 अस्थायी और 5 जो है अस्थायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि साइमन कमीशन कब भारत आया था। साइमन कमीशन कब भारत आया था, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिएगा। कह रहा है क्वेश्चन साइमन कमीशन कब भारत आया था, यानी कि बन गया था तब न आया था। तो बना तो था 1927 ईस्वी में, बना था 8 नवंबर 1927 ईस्वी में बना था। कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ एक 1927 देख करके टिक आउट करके नहीं निकल जाना है, आगे भी पढ़ना है। कह रहा है साइमन कमीशन कब भारत आया, तो 8 नवंबर 1927 ईस्वी को इसका गठन हुआ था। लेकिन भारत ये कब आया था, तो 1928 ईस्वी में भारत आया था। इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, 1928 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। यहाँ तो बॉक्साइट का जिक्र हुआ है, तो यहाँ से साइंस का एक और क्वेश्चन हम सीख जाते हैं कि बॉक्साइट किसका एस्क है, तो एल्युमिनियम का एस्क है। नोट करिएगा, बॉक्साइट किसका एस्क है, तो एल्युमिनियम का एस्क है। लेकिन क्वेश्चन आपसे पूछा गया भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन है, तो भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य उड़ीसा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा। लेकिन अगर पूछा जाए विश्व में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट उत्पादक कौन देश करता है, तो देश में हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ध्यान रखिएगा, देश में कौन सा देश हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, जो सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का उत्पादन करता है।
और राज्य में पूछेगा तो उड़ीसा हो जाएगा। बॉक्साइट किसका अयस्क है तो एल्युमिनियम का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन, और इसका ये लास्ट क्वेश्चन भी है। भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में किस वर्ष भाग लिया था? भारत पहला बार ओलंपिक में कब भाग लिया था? तो ऑप्शन नंबर बी 1900 ईस्वी में भारत ने प्रथम बार ओलंपिक में भाग लिया था। लेकिन ओलंपिक खेल की शुरुआत कब से हुई? तो 1896 ईस्वी में एथेंस, कहाँ से? एथेंस यूनान, कहाँ से? एथेंस यूनान से हुआ था प्रथम बार ओलंपिक खेल का शुरुआत। लेकिन पूछेगा भारत कब भाग लिया? तो 1900 ईस्वी में भाग लिया। अब अगर करंट का क्वेश्चन यहाँ से हम थोड़ा अगर बताना चाहे तो 2020 का जो है ओलंपिक हुआ है वो कहाँ हुआ है? जापान की राजधानी टोक्यो में हुआ है। कहाँ हुआ है? जापान की राजधानी टोक्यो में हुआ है। पूछेगा 2024 का कहाँ पर होगा? तो 2024 में क्या होगा? फ्रांस की राजधानी पेरिस में होगा। कहाँ होगा? फ्रांस की राजधानी पेरिस में हो जाएगा। अब अगर यहाँ से पूछा जाए कि 2020 के जापान यानी कि टोक्यो ओलंपिक में भारत कुल कितने पदक जीते? तो भारत कुल जो है 7 पदक जीते। कितना पदक जीते हैं? 7 पदक जीते हैं, जिसमें एक तो गोल्ड मेडल है। क्या है? एक तो यहाँ लिख देते हैं, एक तो गोल्ड मेडल है, 2 सिल्वर मेडल है, उसके बाद जो है 4 जो है ब्रॉन्ज मेडल है। एक गोल्ड मेडल है, दूसरा जो है दो जो है सिल्वर मेडल है, और 4 जो है ब्रॉन्ज मेडल है। तो ये आपको याद रखना है। तो ये था आज का 4/1/2020 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन। मिलते हैं कल इसी के शिफ्ट 2 में, तो आप लोग वीडियो देखना ना भूलें। मिलते हैं कल इसी टाइम इसी उमंग के साथ। थैंक यू।